बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड के रिलेटेड एक टॉपिक है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। पहला जैसे हमने टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस का टॉपिक हमने डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जिनकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलती है, जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस किसी एरिया में से पास करती हैं तो हमें वहाँ से फ्लक्स मिलता है। तो आज हम उसी चीज़ को डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा टॉपिक है। उससे पहले डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बताता चलूँ कि चैप्टर नंबर 6 फर्स्ट ईयर फिज़िक्स में हमने फ्लूइड डायनामिक्स में के अंदर ये पढ़ा है कि व्हाट इज़ फ्लक्स। तो फ्लक्स होता है फ्लो ऑफ एनीथिंग, जैसा कि हमारा हो सकता है फ्लो ऑफ एयर, इसी तरह हो सकता है फ्लो ऑफ वाटर, या इसी तरह जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस किसी जगह से निकलती हैं तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। इसी तरह जब मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस किसी एरिया में से पास आउट करती हैं तो हम कहते हैं कि ये मैग्नेटिक फ्लक्स है। तो इन शॉर्ट एक सर्टन एरिया में से जब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस पास करती हैं तो इस चीज़ का हम नाम रखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब उससे पहले एक आसान अगर एग्जांपल समझें, आप किसी फ्लैट के अंदर आपका घर है, रहते हैं, ऊंची लंबी बिल्डिंग है, तो उसके अंदर अगर आप क़याम पज़ीर हैं तो उसकी अगर आप विंडो के पास जाते हैं, खिड़की के पास जाते हैं, तो अगर वो आप खिड़की को ओपन करते हैं तो वहाँ से एक तेज़ हवा चलती है जो अंदर दाखिल होती है। वो जो तेज़ हवा है उस आप देखें तो एक आपके पास सर्टन एरिया ही है, खिड़की का एक मखसूस जगह है, सरफेस है जहाँ से आपकी एयर पास कर रही है, एयर का फ्लो हो रहा है, तो हम कहते हैं कि वो जो है वो एयर फ्लक्स है। इसी तरह हम कहते हैं कि हमारे पास जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो जब किसी सर्टन एरिया में से पास करता है तो इस चीज़ का नाम हम रखते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। तो बिफोर डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो मैं सबसे पहले आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा। ये समझ लें कि हमारे पास ये जो मैंने डायग्राम बनाई हुई है, ये हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक आपको ये जो ब्लू डॉट्स नज़र आ रहे हैं, ये आपका एरिया है, सरफेस एरिया है। अब हम कहते हैं कि सरफेस एरिया की भी डायरेक्शन होती है। आप ये सोच रहे होंगे कि बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे पास एरिया जो है वो तो एक हम स्केलर मिकदार के रूप में जानते हैं, फिजिकल क्वांटिटी है। लेकिन अब ये सर जो है आज नई बात कर रहे हैं कि एरिया जो है वो वेक्टर भी हो सकता है। वो कैसे? हम कहते हैं कि मिसाल के तौर पे अगर ये मेरी जो हथेली है इसको देखें और आप इस तरह प्लेस कर दें तो अब हथेली की जो डायरेक्शन है ये देखें इस तरफ आपको नज़र आ रही है। तो ये जो डायरेक्शन है, ये जो सरफेस है, एरिया का जो सरफेस है उसकी भी डायरेक्शन है। तो यहाँ से पता चलता है कि एरिया जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी हो सकती है। इसी तरह लाइक आप ये समझ सकते हैं कि आपके पास वाइट बोर्ड है, वाइट बोर्ड की जो डायरेक्शन है ये आउटवर्ड है। अगर इसी वाइट बोर्ड को आप पीछे से कंसीडर करें तो इसकी इनवर्ड होगी इसकी डायरेक्शन। इसी तरह आप इस छत की बात कर सकते हैं, इस रूफ की बात कर सकते हैं, तो ये भी आपके पास क्या है, उसकी अगर डायरेक्शन देखें तो वो डाउनवर्ड है। इसी तरह ये जो हमारे पास अर्थ है, ये जो हमारे पास ये फ्लोर है, फर्श जो पड़ा हुआ है, इसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं। अगर इसके सरफेस की आप डायरेक्शन देखें तो ये आउटवर्ड है। अब सवाल स्टूडेंट्स ये पैदा होता है कि हम जो है एरिया की डायरेक्शन को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एरिया की जो डायरेक्शन है हमेशा होती है नॉर्मल, यानी नॉर्मल का क्या मतलब है, वो परपेंडिकुलर होती है। अब आप इस वाइट बोर्ड को कंसीडर करें, इस तरह से पड़ा हुआ है और इसकी डायरेक्शन इस तरफ है। यानी अगर समझ लें कि ये जो आपके पास है, ये जो ब्लैक वाला पॉइंटर है, बोर्ड मार्कर है, ये आपके पास क्या है, ये वाइट बोर्ड इस तरह पड़ा हुआ है। और यहाँ पे देखें, गौर करें तो इस तरह आपका जो इसकी नॉर्मल है, यानी इसका जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है। तो ये देखें आपस में ये कौन सा एंगल बना रहे हैं, 90 का एंगल बना रहे हैं। तो हम कहते हैं कि ये क्या होता है, नॉर्मल होता है। तो अब हम ये देखते हैं कि ये हमारे पास एरिया है। अब ये एरिया में से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस का क्या मतलब है कि यहाँ पे शिद्दत है इलेक्ट्रिक फील्ड की, जिसको आप इंटेंसिटी कहते हैं, यानी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का नाम देते हैं। अब यहाँ पे देखें बहुत सारी लाइंस मैंने बनाई हुई है, तो ये लाइंस इस तरह क्या कर रही हैं, पास आउट कर रही हैं जिस तरफ आपके इस एरिया, यानी ये जो एरिया है इसके सरफेस की जहाँ पे डायरेक्शन जा रही है, ये मैंने यहाँ पे शो की हुई है रेड कलर की।
और ब्लैक कलर से आपको नजर आ रहे हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस हैं। अब दोनों देखें, गौर करें तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस भी और एरिया वेक्टर भी क्या है, दोनों आपस में पैरेलल जा रहे हैं। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, हम कहते हैं द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू एनी सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जब किसी सरफेस में से पास आउट करती हैं तो इस चीज़ का नाम हम रखते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। अब वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर आपका फ्लक्स जो है वो डिपेंड करता है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है फैक्टर्स विच इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स ऑन। सबसे पहली बात, इसको मैंने इस तरह बनाया हुआ है, यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास अब जो था, पहले आपका जो एरिया था इस तरफ प्लेस था, अब जो मैंने किया हुआ है थोड़ा सा इस तरफ प्लेन किया हुआ है। यहाँ पे ये आपको नजर आ रहा होगा, ये एक मैंने पहले ट्राइंगल बनाई है, ट्राइंगल के ऊपर जो है मैंने आपका ये वाला एरिया रख दिया है, इस तरह आपको स्लोप के अंदर नजर आ रहा है। अब हम ये कहते हैं कि एक तो सबसे पहली बात यह है कि जब सर्टन एरिया में से आपकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पास करेगी, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस पास करेंगी एरिया में से, तो एक तो फ्लक्स आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस पे डिपेंड करेगा, यानी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी शिद्दत है वहाँ पे। और दूसरा, फिर यहाँ पे गौर करें, अब आप देखें कि ये जो एरिया आपका इस तरह पड़ा हुआ है, ये दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। एक तो ये देखें, ये जो कंपोनेंट है इस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, और दूसरा ये जो कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टली जो आपको नजर आ रहा है इस पे डिपेंड कर रहा है। अब आप गौर करें तो इस वाले ये जो कंपोनेंट है, अब ये कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट आपस में परपेंडिकुलर है। अब यहाँ पे अगर गौर करें, ये जो आपके पास सरफेस पड़ा हुआ है, ये इस वाले कंपोनेंट यानी एक्स कंपोनेंट के साथ एक एंगल बना रहा है। अब हम कहते हैं कि एक्स कंपोनेंट के साथ तो हम लेते हैं cos ऑफ थीटा, तो हम एरिया वेक्टर के वो कंपोनेंट्स देखेंगे जिसमें से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस जो है वो पास करेंगी। तो यहाँ पे ये जो एरिया आपको नजर आ रहा है, ये वाला तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी डायरेक्शन मैंने ये बनाई हुई है। ये जो एरिया आपको नजर आ रहा है, इसमें अगर गौर करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस पास कर रही हैं। मिसाल के तौर पे ये वाला एरिया इस तरह पड़ा हुआ है और यहाँ से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस पास कर रही हैं। इट मींस कि ये दोनों परपेंडिकुलर आ रहे हैं। अब परपेंडिकुलर आ रहे हैं, जिस तरह ये आ रहा है उसी तरह आपके क्या है, जो आपके पास एरिया वेक्टर है उसकी डायरेक्शन होगी, यानी दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे। अगर ये दोनों पैरेलल होंगे तो फिर हम कहेंगे कि हमारे पास फ्लक्स जो है वो मैक्सिमम आएगा। तो अब ये देखें किस वाले कंपोनेंट्स, ये जो हमारे पास एरिया है उसके दो कंपोनेंट हैं, एक एक्स कंपोनेंट है और दूसरा वाई कंपोनेंट है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स गौर करें कि वो एरिया का कौन सा कंपोनेंट है जिसमें से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस पास कर रही हैं, तो वो है एक्स कंपोनेंट ऑफ एरिया, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ए cos ऑफ थीटा लिखते हैं, और वाई कंपोनेंट ऑफ एरिया जिसको ए साइन ऑफ थीटा लिखते हैं। ए साइन ऑफ थीटा मैंने कहा कि ये है, इस तरफ उसकी डायरेक्शन है जिस तरफ आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस जा रही हैं, दोनों सेम जा रही हैं। तो क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस इसमें से पास करेंगी? नो, क्योंकि हमने कहा कि हमारे पास यहाँ पे ये जो एक्स कंपोनेंट नजर आ रहा है आपको, इसमें से नंबर ऑफ फील्ड जो है वो पास आउट कर रही हैं। तो इस तरह हम लिखते हैं कि आपके पास जो है, इसको आप इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय, यानी कि जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास जो एरिया है वो एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसी तरह हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो फ्लक्स भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय अ ग्रीक लेटर फाई। अब अगर फाई को आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो अभी देखें, हमने एक तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी यहाँ पे पुट की और वो कंपोनेंट हमने एरिया का लिया जिसमें से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस पास कर रही थी, तो उनको जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, फ्लक्स मिलेगा। अब यहाँ पे देखें ई ए cos ऑफ थीटा मैंने लिखा हुआ है, ये भी फिजिकल क्वांटिटी है, ये भी फिजिकल क्वांटिटी है, और हासिल भी हमें फिजिकल क्वांटिटी भी हो रही है। अब हम ये दो प्रोडक्ट्स पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स। अगर आप चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ईयर फिजिक्स के अंदर थोड़ा सा झांक के देखें तो उसमें हमने दो प्रोडक्ट्स पढ़े थे, एक पढ़ा था क्रॉस प्रोडक्ट और एक पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट। जब हम डॉट प्रोडक्ट की बात करते हैं तो cos ऑफ थीटा यूज करते हैं, और जब हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात करते हैं तो वहां पे हम साइन ऑफ थीटा यूज करते हैं। अब हम यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट यूज कर रहे हैं, एरिया का cos ऑफ थीटा। अगर cos को हम रिमूव करेंगे तो उसकी जगह पे डॉट लगाएंगे। तो यहाँ पे अगर गौर करें स्टूडेंट्स तो एक और कमाल की और बड़ी खूबसूरत हमें डेफिनेशन मिलती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। हम कहते हैं द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहाँ से इसको आप डिफाइन कर सकते हैं। अब अगर हम एसआई यूनिट्स की बात करते हैं, जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एसआई यूनिट है,
तो हमेशा जो यूनिट है स्टूडेंट्स किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का वो उसके इक्वेशन से मिलता है, उसके फार्मूले से मिलता है। अभी हमने देखा जो हमारा फ्लक्स है वो इज इक्वल टू होता है E डॉट A। अब E का क्या मतलब है? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की हम जो बात करते हैं वो डिपेंड करती है, हम कहते हैं कि जब फोर्स लगती है किसी यूनिट चार्ज पे, यानी E इज इक्वल टू होता है F ओवर Q। अब हम फोर्स को किस चीज में मेजर करते हैं? न्यूटन में, और चार्ज को कॉलम में। तो फोर्स पर यूनिट चार्ज का मतलब है न्यूटन पर कॉलम। और हम एरिया को किस चीज में मेजर करते हैं? एरिया को करते हैं मीटर स्क्वायर के अंदर। तो अब जो हमारा यूनिट बनेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वो बनेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर इनवर्स। अब उसके बाद दो कंडीशंस हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। पहली कंडीशन है कि आपका फ्लक्स मैक्सिमम क्या कब होगा। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक शॉर्ट क्वेश्चंस भी बन सकता है और एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कहते हैं कि अगर आपकी जो डायरेक्शन है, आपकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन और एरिया की जो डायरेक्शन है, अगर वो हो आपस में पैरेलल यानी जीरो का एंगल बना रही हो, तो फिर हम कहते हैं कि हमारे पास फ्लक्स जो है मैक्सिमम होगा, पहली कंडीशन। या मैक्सिमम फ्लक्स तब भी हो सकता है कि अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इसी तरह जो है आपका जो प्लेन है उसकी जो सरफेस है वो अगर परपेंडिकुलर आ जाए तो भी आपको फ्लक्स मैक्सिमम मिलेगा। अब इस कैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, हम कहते हैं इफ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड द डायरेक्शन ऑफ एरिया आर पैरेलल टू ईच अदर देन फ्लक्स विल बी मैक्सिमम। या फिर मैंने लिखा है इफ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड सरफेस ऑफ प्लेन आर परपेंडिकुलर देन फ्लक्स विल बी मैक्सिमम। तो ये मैक्सिमम फ्लक्स की इक्वेशन आएगी। क्यों? हम कहते हैं कि जब दोनों पैरेलल होंगे तो हमारे पास एरिया वेक्टर और हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस पैरेलल होंगे तो जीरो का एंगल बनाएंगे। अगर हम जीरो पुट करेंगे तो cos जीरो इज इक्वल टू होता है 1, 1 का मतलब मैक्सिमम होता है। अगर यहाँ पे पुट करेंगे हम तो हमारे पास E और A रह जाएगा। अब दूसरी कंडीशन इसकी ये है स्टूडेंट्स के मिनिमम फ्लक्स हमारे पास कब होगा? हम कहते हैं मिनिमम फ्लक्स तब होगा कि अगर आपकी डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की और एरिया जो है परपेंडिकुलर आ जाए, तब हमारे पास जो है वो क्या होगा? फ्लक्स विल बी जो है वो जीरो होगा या मिनिमम होगा। कैसे? हम कहते हैं कि दोनों जो है वो आपस में परपेंडिकुलर आ जाएंगे, 90 का एंगल बनाएंगे। थीटा अगर 90 पुट करें तो cos 90 होता है इज इक्वल टू जीरो, और इस वाली इक्वेशन में अगर स्टूडेंट्स पुट करें तो हमारे पास जो आंसर है वो जीरो हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स के हवाले से। इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपको बात ना समझ आई हो तो आप मेरी वीडियो बार बार देखें, इसको स्टॉप करके आहिस्ता आहिस्ता प्ले करके दोबारा देखें। यहाँ पे समझना है कमेंट्स में ज़रूर याद कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।